Welcome to the class and good morning to all of you. In the previous class, we have discussed about surrogacy and Surrogacy Regulation Act. In today's class, we will be discussing about TPIVF, three parental IVF, and forensic biotechnology. Right? In forensic biotechnology, there are so many topics like DNA profiling, polygraph, brain mapping, right? So all these topics will be discussed in today's class. तो जैसे सरोगेसी में हमने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, वैसे ही डिटेल डिस्कशन आज भी होगा TPIVF एंड फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, राइट? तो डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए बारकोडिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब आप लोग अक्सर सुना करते होंगे। तो ये कैसे क्या इसमें सिस्टम होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आज हम सब कुछ बात करेंगे, राइट? तो पहले हम TPIVF एक छोटा सा टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं। तो TPIVF क्या होता है? थ्री पेरेंटल IVF। TPIVF, TP मतलब थ्री पेरेंटल IVF, थ्री पेरेंटल IVF। नॉर्मली हमने क्या देखा था, IVF में दो ही पेरेंट होते हैं, मदर साइड और फादर साइड, मतलब मेल साइड फीमेल साइड। मदर का एग और फादर का स्पर्म मिलके जाइगोट बनता था, राइट? तो फिर जब जाइगोट बनता था तो जाइगोट में केवल दो ही पार्टिसिपेट करते थे, मतलब पेरेंट्स दो होते थे, राइट? अभी जो TPIVF होगा इसमें जेनेटिक मटेरियल जो यूज किया जाएगा वो तीन लोगों का जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाएगा। कितने लोगों का? तीन लोगों का। तो ये क्यों? क्योंकि अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कैसे क्या। तो TPIVF है, ऐसा देखा गया कुछ केसेस में कि जो DNA होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉर्मली जब हम IVF कराते हैं तो IVF में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है स्पर्म, ठीक है, और ये होता है एग। स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल ये रहा DNA, राइट? एग में जेनेटिक मटेरियल ये DNA रहा। ये है स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? इसमें भी, एग में भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये एग में है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक DNA होता है जिसको बोलते हैं mDNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, राइट? mDNA मतलब माइटोकॉन्ड्रियल DNA। तो ये है इसका DNA, स्पर्म का DNA, ये मेन DNA ये रहा, ये है DNA। इसका एग का DNA ये वाला है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें भी एक DNA होता है mDNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। तो जो हमारी बॉडी बनती है, जो हम बने हैं, तो उसमें कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल यूज हुआ है? तो फादर की साइड से ये DNA और मदर की साइड से ये DNA, राइट? जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये है एग, ये रहा एग का DNA, ये है माइटोकॉन्ड्रियल DNA एग का। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये वाला स्पर्म वाला जो है DNA इसको काट के इसमें चला जाता है, ये है स्पर्म वाला DNA, राइट? तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। केवल DNA ही जाता है, केवल DNA ही जाता है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता। माइटोकॉन्ड्रिया केवल स्पर्म को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल मेल की साइड से पार्टिसिपेट करता है वो केवल स्पर्म का जो DNA होता है ना, ये स्पर्म का DNA ये पार्टिसिपेट किया। और फीमेल की साइड से पूरा एग का स्ट्रक्चर फीमेल का रहता है, मेल की साइड से केवल और केवल क्या आया? DNA आया, राइट? स्पर्म का जो DNA था वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये पूरा फीमेल का एग हो गया और ये मेल का DNA इसमें आके
फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे बन गया कुछ। अब जाइगोट ये हो गया जाइगोट, एक सेल, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी सेल्स सेल डिवीजन के बाद हो जाती हैं, तो ये सब बहुत सारी सेल्स हो गई, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर था आईवीएफ का, हमने देखा। या फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, हमें अभी पता चला फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म सेल है, एक एग सेल है, राइट, दो सेल हैं। तो जो एग सेल है वो पूरी पार्टिसिपेट करेगी, जेनेटिक मटेरियल भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, पूरा एग स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन जो मेल की साइड से होगा, उसमें केवल और केवल डीएनए पार्टिसिपेट करता है, राइट, जेनेटिक मटेरियल पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन तो जो हम अपनी बॉडी में देखेंगे तो हमें ये जो फादर की साइड से जीन मिले, कितने जीन मिले, फादर की साइड से डीएनए मिला तो 30,000 जीन्स फादर की साइड से मिल गए, 30,000 जीन्स। मदर की साइड से कितने जीन्स मिले, मदर की साइड से मिले 30,000 जीन्स, राइट। प्लस ये माइटोकॉन्ड्रिया भी तो मिला ना, मतलब एमडीएनए, इसमें होते हैं 37 जीन, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में टोटल जीन है 30,000 पेयर्स प्लस 37, कितना वो 30,000 पेयर्स और प्लस 37 जीन। ये जो 37 जीन हैं ये कहाँ से आए, ये 37 जीन जो आए हैं ये मदर की साइड से आए हैं। कहाँ से आए हैं, मदर की साइड से, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो फादर और मदर का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि मदर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट, क्योंकि मदर की साइड से 30,000 जीन्स तो मिले ही है और प्लस 37 जीन अलग से मिल गए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाले जीन, राइट। तो कुछ फीमेल में ऐसा देखा गया, कुछ फीमेल में, मतलब टीपीआईवीएफ की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ फीमेल में ऐसा देखा गया, ठीक है। इसको टीपीआईवीएफ बोलते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, टीपीआईवीएफ या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट। तो कुछ फीमेल में ऐसा देखा गया जिनमें माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट पाया जाता था, मतलब जो ये एग वाला माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिफेक्टेड होता था। तो जब डिफेक्टेड होता था तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उसमें भी जाएगा ये डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो वो उनमें भी डिफेक्ट पैदा हो जाता था, तो जिससे उनके ब्रेन में, आइज़ में, ठीक है, ये सही से डेवलप नहीं हो पाती थी। ब्रेन, आइज़, मसल, लीवर, इनमें सब में पार्टिसिपेट करता है एमडीएनए, ठीक है। तो उनमें प्रॉब्लम हो जाती थी, मसल, ब्रेन, आई एंड लीवर में प्रॉब्लम हो जाती थी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ठीक है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल, मतलब एक डोनर होगी जिससे हम ले लेंगे, एक डोनर से हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया ले लेंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें फायदेमंद होती है, ठीक है। तो अभी सब जगह अलाउ नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में अलाउ कर दिया है, तो ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का क्या है, सेल का पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब पावर हाउस है तो एनर्जी नहीं ठीक से दे पाएगा, फिर तो हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए। मतलब हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिला कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया हमें फीमेल साइड से मिला, राइट, हमें मदर साइड से मिला। तो हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें भी नारी शक्ति कहा गया है ना, शक्ति, दुर्गा शक्ति, काली शक्ति। तो जो शक्ति है ये कहाँ से आई, शक्ति फीमेल साइड से, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट। तो हमारी जो माइथोलॉजी थी बहुत ही साइंटिफिक थी, हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाई कुछ रीजन की वजह से, लेकिन बहुत साइंटिफिक चीज़ें उसमें अभी भी हैं, ठीक है। इसमें आप थोड़ा लिख लीजिए, टीपीआईवीएफ हेडिंग डाल लिया होगा, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, इसमें थोड़ा लिख लीजिए। ये वाला चित्र बना लीजिए आईवीएफ वाला, उसके बाद ये तो आईवीएफ वाला है नॉर्मल, टीपीआईवीएफ, अभी इसमें तीसरा और आ जाएगा, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ये लिख लीजिए आप, एक मिनट,
इसको TP-IVF में डाल देते हैं। यह नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट बना और ये क्या बना, एम्ब्रियो, ठीक है, ये है फर्टिलाइजेशन। इसका आप चित्र बना लीजिए। फर्टिलाइजेशन में ऐसे होता है, ये है स्पर्म, ये है एग, स्पर्म एग। स्पर्म का केवल डीएनए पार्टिसिपेट करता है और एग का पूरी कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर जो है एग की वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो ये जो mDNA है ये किसका है, mDNA एग का है, ठीक है। यहाँ जो ये डीएनए आया ये वाला किसका है, ये मेल साइड से आया, स्पर्म से आया, राइट। तो फिगर में क्लियर हो गया होगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, TP-IVF हेडिंग डाल लीजिए और फर्टिलाइजेशन TP-IVF हेडिंग डाल के लिखिए, TP-IVF। TP-IVF 3 पैरेंटल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। mDNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, mDNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रियल DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। mDNA के बाद में ब्रैकेट में लिख दीजिए 37 जीन्स, 37 जीन्स, 37 जीन्स, mDNA ब्रैकेट में 37 जीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज कम्स फ्रॉम मदर साइड, ऑलवेज कम्स फ्रॉम मदर साइड। Any defect in mDNA will cause disease related to eye, brain, muscle, heart and liver. Disease related to eye, brain, muscle, heart and liver. It may cause serious medical problems. It may cause serious medical problems known as Charge syndrome or Leigh syndrome. Known as Charge syndrome और Leigh syndrome। ठीक है। तो डिफेक्ट जो होगा क्या क्या mDNA से जो डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट चार्ज सिंड्रोम और ले सिंड्रोम, साथ ही आइज, ब्रेन, हार्ट, लिवर एंड आइज, ब्रेन, हार्ट, लिवर एंड मसल। ठीक है, मतलब कमज़ोर हो जाएंगे, मसल कमज़ोर हो जाएगी, वीक, थकावट जल्दी आ जाएगी, आई साइट कम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकता है। ठीक है। चार्ज सिंड्रोम, ले सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है, मतलब कई सारे डिजीज जब एक साथ हो जाएं, जैसे आइज, ब्रेन, हार्ट, लिवर, मसल, इनमें सब पे असर पड़ सकता है, राइट। तो ये सब हो सकता है mDNA से डिफेक्ट। जब माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिफेक्टेड होगा तो ये सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा ना। तो होता क्या है, एक बार आप ये भी लिख लीजिए, 30,000 जीन्स मतलब जो हमारा जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी में, मेल से क्या होता है और फीमेल से क्या होता है। 30,000 जीन्स मेल से, 30,000 फीमेल से, प्लस 37 जीन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कौन से, mDNA वाले, राइट। ये हमारा है बॉडी का कंट्रीब्यूशन, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। जेनेटिक कंट्रीब्यूशन मदर की साइड से ज़्यादा होता है। तो ये देखा गया यदि मदर डिजीज्ड है, मदर है मतलब मदर डिजीज्ड है, तो मदर जब डिजीज्ड होगी तो होगा क्या, इसका जो सन होगा उसको भी यही होगा, डिजीज्ड होगा, सन भी डिजीज्ड होगा। जो डॉटर होगी वो भी डिजीज्ड होगी। ठीक है। अब डॉटर का जो सन होगा वो तो डिजीज्ड होगा।
और जो डॉटर होगी वो भी डिजीज होगी, ठीक है। अब मदर का जो सन होगा डिजीज होगा, डॉटर डिजीज होगी, दोनों ही डिजीज होंगे। किससे? जो दोनों को डिजीज हो जाएगा, किससे? एमडीएनए डिफेक्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। लेकिन जो सन है उसकी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, सन से अगली पीढ़ी में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है वो किसका? फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है, तो ये वाला अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। लेकिन जो डॉटर होगी, डॉटर से सन भी अफेक्टेड होगा और डॉटर भी अफेक्टेड होगी, ये अगली पीढ़ी में चला जाएगा, ठीक है। सन वाला फिर से अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, क्योंकि सन की माइटोकॉन्ड्रिया जो मतलब मेल होता है, मेल की माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट नहीं करती है। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा किसकी माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करती है? तो फीमेल की माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करती है, राइट। तो ये डॉटर है, डॉटर से जो सन होगा वो डिजीज होगा, लेकिन डॉटर की जो डॉटर होगी वो भी डिजीज होगी, इससे अगली पीढ़ी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये है सन डिजीज्ड, डॉटर डिजीज्ड, तो इसमें अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। लेकिन इस वाले में, ये वाली मैटरनल लाइन है, मैटरनल लाइन, ठीक है, मैटरनल लाइन डिफेक्टेड होगी, ये वाला अगली पीढ़ी में डिफेक्टेड नहीं होगा, तो ये है डिफेक्टेड मैटरनल लाइन, ठीक है। या फिर मतलब कि ये मैटरनल लाइन इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो मैटरनल लाइन है ये डिफेक्टेड होगी, राइट, ये क्या होगी? डिफेक्टेड होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? मैटरनल लाइन इनहेरिटेंस या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मदर है, इसका एक सन हुआ, एक डॉटर, सन डिजीज होगा, लेकिन जो सन डिजीज होगा वो अगली पीढ़ी में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक जो हमने देखा अभी फर्टिलाइजेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया जो पार्टिसिपेट करती है वो फीमेल की पार्टिसिपेट करती है, राइट। तो इसका तो अगली पीढ़ी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो डॉटर होगा वो डॉटर होगी वो अगली पीढ़ी को डिजीज करेगी, ये भी डिजीज करेगी, ठीक है। सन डिजीज होगा लेकिन सन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। तो सन केवल अपने में रखेगा लेकिन डॉटर आगे फैलाती रहेगी। तो ये है मैटरनल लाइन इनहेरिटेंस या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, राइट। तो इसमें लिख लीजिए, थोड़ा ये चित्र बना लीजिए, पहले इसको नोट कर लिया, अब लिख लीजिए। इफ अ मदर इज हैविंग a mitochondrial defect, then it will pass to next generation, both in son and daughter, will be diseased, both in son and water will be, son and daughter will be diseased. The daughter will pass it to the next generation, and the son will not, because mitochondria is contributed to the mother side only, तो जो हमारी बॉडी बनी है उसमें मदर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जेनेटिक पार्टिसिपेशन मदर का ज़्यादा है और फादर का कम है, राइट। 37 जीन ज़्यादा है। वेयर एज, अगली लाइन की, वेयर एज स्पर्म डू हैव माइटोकॉन्ड्रिया, बट it is not contributed in zygote, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता था किसमें? स्पर्म में, उसमें भी 37 जीन होते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जाइगोट में, राइट। वो केवल फीमेल साइड के जो 37 जीन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इन ब्रिटेन 1 out of 6,000 newborn baby suffer
सफ़र फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट, राइट। ये ब्रिटेन का डेटा है, ठीक है। मतलब 6000 में एक बच्चा जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट से वो जूझ रहा है, हर न्यूबॉर्न बेबी, राइट। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इन 2015, ब्रिटेन became the first country, Britain became the first country in the world to allow genetic changes in embryo in order to eliminate mitochondrial defect, राइट। तो ये प्रोसेस कैसे किया जाता है अभी आगे बनाएंगे, चित्र समझा के अच्छे से, चित्र बना के अच्छे से समझाएंगे। In 2016 world first three parental baby was born where the healthy mitochondria was obtained from other female, राइट। तो ये क्या किया गया था उसमें, ये है मदर, ये है डिजीज्ड, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट है। ये है एग डोनर, ठीक है, एग डोनर। इसमें जो ये एक तो न्यूक्लियस है, और ये क्या है, डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम डिफेक्टेड को डी लिख देते हैं, डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये है डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया। होगा क्या, यहाँ से न्यूक्लियस ले लिया जाएगा, न्यूक्लियस ले लिया गया है, हेल्दी न्यूक्लियस, हेल्दी है न्यूक्लियस जो है वो हेल्दी है, मदर जो सेल है, मदर सेल मतलब एग है, ठीक है। एग में न्यूक्लियस हेल्दी है और माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेड है, तो हमने क्या किया, यहाँ से न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है, न्यूक्लियस हमने ले लिया। ये जो एग डोनर है, एग डोनर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एमडीएनए हेल्दी, एमडीएनए ये वाला है हेल्दी, ठीक है, ये बिल्कुल हेल्दी है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो है ये वाला न्यूक्लियस निकाल देंगे, न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद जो बचेगा वो ये कुछ इस तरह बचेगा। एक ये सेल बचेगी एमडीएनए वाली ना, मतलब ये सेल क्या, एक ये एमडीएनए बचेगा, ये हेल्दी है, ठीक। उसके बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल था, मतलब न्यूक्लियस था किसका, जो डिजीज्ड मदर थी उसका, उस न्यूक्लियस को इसमें इम्प्लांट कर देंगे, इसमें डाल देंगे, राइट, इसमें डाल देंगे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, जो नया फिगर बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, एमडीएनए इधर रहेगा और ये न्यूक्लियस ये इधर आएगा, ये इसका न्यूक्लियस है, यही वाला न्यूक्लियस इसमें डालने के बाद ये ऐसे बन गया, टोटल ऐसे, ठीक है। तो ये हेल्दी एग हो गया, हेल्दी एग, ठीक है, हेल्दी एग हो गया ये। अब इसको फर्टिलाइज करवा देंगे, ठीक। तो ये है स्पर्म, स्पर्म आके ये फर्टिलाइज करेगा, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, तो ये जब फर्टिलाइज करेगा तो ये थोड़ा सा कट जाएगा, कट के ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब ये इसमें आ गया। सॉरी, इसको अलग फिगर बना देते हैं। ये है हेल्दी एग, ये है स्पर्म। अब ये होगा फर्टिलाइजेशन,
तो ये एग हो गया, ये है mDNA, मतलब ये एग नहीं, सॉरी, ये हो गया न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस। और ये जब होगा तो ये आ जाएगा स्पर्म वाला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये है एग का और ये है स्पर्म का, स्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस स्पर्म का है। ये वाला mDNA है, किसका? mDNA यहाँ से हमने लिया था ना, mDNA डोनर, एक डोनर जो थी मदर, उससे लिया था, राइट। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो है फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया ना, फर्टिलाइजेशन हो गया इसमें यहाँ तक। अब इसमें जो है पार्टिसिपेट किया जेनेटिक मटेरियल 3 लोगों का है, ठीक है। किसका किसका? एक तो मेल का है, मेल से कितना जीन आया? 30,000 जीन मेल से आ गए, ठीक है। इस वाली फीमेल से कितना आया? 30,000 जीन्स, फीमेल जो डिजीज थी, यहाँ डिजीज डाल देते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज था जिसको, 30,000 इससे आया। और एक डोनर से कितना आया? फीमेल, एक डोनर वाली से, एक डोनर से 37 जीन। तो जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हुआ ये 3 लोगों का हुआ। इसमें 3 लोगों के गुण रहेंगे बच्चे में, जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी बॉर्न होगा, उसमें कितने लोगों के गुण रहेंगे? 3 लोगों के, जेनेटिक क्वालिटीज 3 लोगों के रहेंगे, ठीक है। तो ये है 3 पेरेंटल IVF, TP-IVF। इसको आप बना लीजिए, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, बन गया। चलो अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पड़ी ही हेडिंग हमारी, मतलब 2 तरह की होती है वो, ठीक है। तो एक है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर। TP-IVF या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी 2 तरह की होती है, पहला है और दूसरा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर और माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर। माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर, स्पिंडल ट्रांसफर, ये वाला है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर में फर्टिलाइजेशन से पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस कर दी जाती है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस कर दी जाती है, राइट। जैसे हमने अभी जो फिगर बनाया था उसमें फर्टिलाइजेशन के पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस कर दी गई थी, ठीक है। तो वो है, इसका एग्जांपल था वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर का। लेकिन जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होगा उसमें पहले फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है, तो जाइगोट में जाइगोट बनता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट की जाती है, राइट। जो जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट की जाती है, ये वाला ज़्यादा सक्सेस है, ये वाला थोड़ा कम सक्सेस है। वैसे दोनों ही कम सक्सेस है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए अलग अलग करके, ये वाला थोड़ा ज़्यादा सक्सेस है, ये वाला कम सक्सेस है, राइट। तो इसमें लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिप्लेस्ड इन ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिप्लेस्ड इन ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो हमने एग्जाम्पल देखा था, राइट। ये वाला मोर पॉपुलर है, मोर सेफ, ये वाला। दूसरा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज रिप्लेस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट, ठीक है, इन जाइगोट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस की जाती है, ये वाला लेस पॉपुलर है, लेस पॉपुलर, ठीक। तो ये हमारा एक लाइन और लिख लीजिए आप थोड़ा, बस उसके बाद TP-IVF लगभग खत्म है, वैसे समझा दिया हमने, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। इन 3 पेरेंट बेबी और TP-IVF, in 3 parent baby or TP-IVF, a female mitochondrial donor is involved. A female mitochondrial donor is involved
along with both parents, along with both parents in genetic contribution. That's why the baby born by this method, that's why the baby born by this method is called three parental baby. Is known as, is called three parental baby, right? ये समझ में आ गया होगा आपको। TPIF का छोटा सा था, इसको खत्म कर दिया। अब अगला हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट? ये हम धीरे धीरे आ गए हैं, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में एंटर कर रहे हैं, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसका पार्ट है? फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी का। तो हेडिंग डाल लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग, या फिर इसी को बोलते हैं डीएनए बारकोडिंग, डीएनए बारकोडिंग, या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बारकोडिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, राइट? हिंदी में इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा बैच जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वाला है, तो हिंदी के हमारे ज़्यादा ही स्टूडेंट है, इंग्लिश के तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो जो हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए अंगुली छापन, डीएनए अंगुली छापन, राइट? डीएनए अंगुली छापन, ये सारा एक ही टर्म है। तो आपने सीआईडी देखा होगा, या कहीं क्राइम पेट्रोल कुछ देख रहे होते हैं, या कोई मूवीज़ में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप न्यूज़पेपर में बार बार पढ़ते हैं। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो होती है जो क्राइम सीन पे जाके कुछ प्रूफ मिलते हैं, कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ एविडेंस मिलते हैं, तो उन एविडेंस के थ्रू, जैसे बॉडी फ्लूइड मिल गया, जैसे कहीं मर्डर हुआ है, मर्डर की साइट पे जब इन्वेस्टिगेशन टीम जाती है तो बॉडी फ्लूइड मिल गया, स्पर्म मिल गया, ब्लड मिल गया, ब्लड सूखा हुआ पड़ा है, ठीक है? तो ये सारे बॉडी जो 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 एविडेंसेस मिलते हैं उनको कलेक्ट करके उनकी फिर मैचिंग करी जाती है, उनकी डीएनए से मैचिंग करी जाती है। जो सस्पेक्टेड हैं, सस्पेक्टेड से 5 लोग जैसे सस्पेक्टेड है मर्डर के लिए, वहाँ पे कुछ बॉडी फ्लूइड पड़ा है, तो उस फ्लूइड से सेल निकाल के जो डीएनए होगा, उस डीएनए की, और जो सस्पेक्टेड में 5 हैं, पाँचों की डीएनए से मैचिंग कराई जाएगी। अगर वो मैच हो गई तो इसका मतलब उन्होंने क्राइम किया है, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, वो जो बॉडी फ्लूइड पड़ा है वो मरे हुए आदमी का भी हो सकता है, और मरा हुआ आदमी अपने बचाव के लिए कुछ करता है ना, तो कई बार जो मारने आता है वो भी थोड़ा चोटिल हो जाता है, उसका भी हो सकता है, राइट? ऐसे ही जब किसी का मर्डर हो रहा हो या रेप हो रहा हो, तो वो नाखून से नोचने की कोशिश करता है, तो नाखून में कई बार सेल्स आ जाती हैं, टूटे हुए बाल पड़े रहते हैं, तो बाल जो नॉर्मली टूटता है उसमें तो सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो उखाड़ा जाता है उसमें सेल्स होते हैं, राइट? तो ये सारे एविडेंस कलेक्ट करके डीएनए बारकोडिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए उंगली छापन करा जाता है, जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, ठीक? और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो वो सब आगे हम जानेंगे। तो इसमें लिखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड to establish identity, to establish identity of a person, to establish identity of a person on the basis of differences and similarities in DNA, on the basis of differences and similarities in DNA, on the basis of differences and similarities in DNA, right? तो कैसे किया जाता है सिमिलरिटीज डिफरेंसेस कैसे पता किए जाते हैं? तो हमने सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो क्या पूरा जो सस्पेक्टेड है उसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब ह्यूमन जीनोम पूरा चेक करते हैं? नहीं, पूरा ह्यूमन जीनोम चेक करना बहुत ही टफ काम है, वो थोड़ा कॉस्टली भी है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो पूरा ह्यूमन जीनोम नहीं चेक करते हम, थोड़ा सा सीक्वेंस, हम कुछ सीक्वेंस होते हैं डीएनए में, राइट? वो अगर पता कर लें तो फिर पता चल जाता है हमें। तो क्या सीक्वेंस होते हैं, तो आप एग्जांपल से समझिए। जैसे
कोई केमिस्ट्री की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक ये है और एक केमिस्ट्री की बुक ये है, तो हम इसमें इसमें भी 1000 पेज हैं, इसमें भी 1000 पेज हैं, दोनों केमिस्ट्री की बुक में 1000 पेज हैं। तो हमें अगर पता करना है कि ये सेम बुक हैं या नहीं है, तो हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तरीका है 1000 बुक के सारे पेज हमने, मतलब इस बुक के सारे पेज पढ़ लिया, उसके बाद इस बुक के सारे पेज पढ़ लिया। अगर दोनों के पेज मतलब सारे पेज पढ़ लिया, तब हमें पता चलेगा कि भाई हाँ ठीक है, ये दोनों सेम बुक हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, मान लीजिए ये केमिस्ट्री की बुक है, ये भी केमिस्ट्री की बुक है, तो केमिस्ट्री की बुक है तो उसमें सोडियम जरूर आया होगा ना, सोडियम नाम जरूर आया होगा ना, सोडियम वर्ड जरूर होगा। तो केमिस्ट्री की बुक में हमने देख लिया कि सोडियम कितनी बार है इस वाले में, और इस वाले में भी देख लिया सोडियम कितनी बार है, तब भी हमें पता चल सकता है कि हाँ ये सेम बुक है या नहीं है। मान लीजिए इसमें 900 बार सोडियम आया है, या इसमें 9 बार सोडियम आया है, इसमें 15 बार आया है, तो ये दोनों बुक सेम नहीं है, राइट। अगर इसमें भी 9 बार आया है, इसमें भी 9 बार आया है, तो ये दोनों सेम हो सकती हैं। अब हम पोजीशन चेक करेंगे कि इसमें 9 बार कहाँ कहाँ बार आया है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पता चल सकता है इजी वे में। एक तो पूरी बुक पढ़ के पता चलेगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, कठिन भी है। 1000 बुक कौन पढ़ेगा, 1000 बुक पढ़ोगे तो क्या पता यूपीएससी क्लियर कर ले जाओ, 1000 पेज पढ़ोगे तो, ठीक है, वो थोड़ा लेंदी तरीका है, तो वो कोई नहीं फॉलो करता है। मेनली क्या फॉलो करेगा कि 9 बार सोडियम इसमें आया, 9 बार इसमें आया, उसके बाद पोजीशन कहाँ कहाँ है, मान लीजिए 9 बार जब मैच करेगा तो पोजीशन भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि सेम बुक है या नहीं है। सेम वे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं, पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं, ठीक है, पूरी जीनोम स्टडी नहीं करते हैं उसकी, केवल हम कुछ सीक्वेंस होते हैं जो चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सेम डीएनए है या नहीं डीएनए। तो वो सीक्वेंस क्या होते हैं, VNTR और STR। क्या होता है, VNTR सीक्वेंस होते हैं ये, ठीक है। जो हमारा 50% डीएनए वो जंक डीएनए था, रिपीटेड सीक्वेंस होते थे, ठीक है। सबका डीएनए लगभग मैच करता है, तो उसमें सेम सीक्वेंस होते हैं, क्या, VNTR और STR। VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये है STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ठीक है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। तो हम VNTR STR चेक करके हमें पता चल जाएगा कि ये सेम पर्सन है, क्रिमिनल सेम है, या फिर जो सस्पेक्टेड है वो क्रिमिनल है या नहीं है, ये सब कुछ पता चल जाएगा इन दोनों से। तो अगली लाइन लिखिए आप, इन डीएनए there are some specific sequence known as VNTR and STR, on the basis of these sequence the DNA is identified, ठीक है। तो VNTR और STR के बेस पे क्या डीएनए आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मान लीजिए हमारी बॉडी में 500 VNTR हैं, कितने, 500 VNTR हैं। तो ये आज भी 500 रहेंगे, कल भी 500 रहेंगे, परसों भी 500 रहेंगे, डेली 500 रहेंगे। और हमारी बॉडी में जो 500 VNTR हैं वो केवल हमारी बॉडी में होंगे, राइट। तो अगर कई बार VNTR बराबर हो गए, मतलब मान लीजिए चेक कर रहे हैं दो लोगों में VNTR बराबर हो गए, तो उनकी पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है, पोजीशन भी बराबर आ गई तो साइज चेक करेंगे। तो नंबर, पोजीशन, साइज ये सबकी अलग अलग होता है। तो जो हमारा डीएनए है वो यूनिक डीएनए है, वो और किसी में नहीं है, ना हमारे भाई में है, ना बहन में है, ना मदर में है, ना फादर में। हमारा डीएनए यूनिक डीएनए है। तो हमारे डीएनए का जो VNTR STR का नंबर, साइज और पोजीशन होगा वो और किसी से नहीं मैच करेगा, वो केवल मुझसे मैच करेगा या फिर मेरे क्लोन से मैच करेगा, राइट। लेकिन दुनिया में और किसी से नहीं मैच करेगा। क्लोनिंग हम पढ़ चुके हैं ना पहले। तो
अगर मान लीजिए जो वहाँ पे सैंपल मिला है, सस्पेक्टेड का जो सैंपल मिला है उसमें 435 VNTR है, और जो क्रिमिनल खड़े हैं उसमें भी 435 VNTR है, जो क्रिमिनल खड़ा हुआ है उसमें भी 435 VNTR है। तो उनका नंबर साइज भी मैच करेंगे, नंबर साइज पोजीशन ये मैच करने के बाद अगर वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब सस्पेक्टेड वही है, प्रूव हो गया, राइट। तो VNTR और STR, नंबर पोजीशन साइज, ये जो मेरा होगा वो और किसी का नहीं होगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑब्लिक ह्यूमन बीइंग हैव VNTR and STR, but their number position and size are different in each and every organism or human being। ठीक है, मतलब उनका नंबर, पोजीशन, साइज ये सब अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय एनालिसिस ऑफ दीज VNTR और STR, बाय एनालिसिस ऑफ दीज VNTR और STR, similarity or difference of DNA are established। similarity or difference of DNA is established। similarity or difference of DNA is established, right। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब हाँ, तो इस बेसिस पे सिमिलर है या डिफरेंस है ये हम पता लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, DNA प्रोफाइलिंग कब शुरू हुई थी, क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, वो तो 1989 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1990 में शुरू हुआ था, 1990 में शुरू हुआ था और 2003 तक चला था ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम पढ़ चुके हैं, तो 1990 में शुरू हुआ था और 2003 में खत्म हुआ था, 13 साल तक चला था। लेकिन ये जो DNA प्रोफाइलिंग है ये पहले ही, उसके 6 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी। कब? 1984 में। कब स्टार्ट हुई? 1984 में। DNA प्रोफाइलिंग जो है, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA बार कोडिंग कब स्टार्ट हुई? 1984 में, 1984। सर अलेक जेफरेज, ठीक है, सर अलेक जेफरेज। तो सर अलेक जेफरेज कहाँ के थे? यूके के थे। कहाँ के? यूके के। तो लिखिए इसमें, यूके मतलब उत्तराखंड मत समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो लिखिए, DNA profiling was developed by Sir Alec Jeffreys in 1984, by Sir Alec Jeffreys in 1984, ठीक है। इन 1988, अब इंडिया में बात करेंगे ना, इंडिया में 1988 में हुई थी। इन 1988 दिस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन CCMB हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, CCMB हैदराबाद, राइट। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी थी, सर अलेक जेफरेज से अलग थी। हमने कब डेवलप की? 1988 में, 1988। CCMB बताया था ना, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पहले आ चुका है। अब अगली लाइन लिखिए, ये तो है कब इंडिया में बनी, कब आई, लेकिन उसके एक साल बाद ये इंडिया में यूज होना शुरू हुई। पहली बार यूज हुई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। कब यूज हुई? 1989 में। तो इन 1989 DNA fingerprinting was first used in Indian court as an evidence, मतलब एविडेंस के तौर पे। ये कब यूज हुई? 1989 में यूज हुई, राइट। तो हमने ये देखा। अब क्या है, अगली हेडिंग रहेगी टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन DNA प्रोफाइलिंग। तो ये कैसे और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, तो लिख लीजिए टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन DNA प्रोफाइलिंग। टेक्नोलॉजीज
यूज्ड इन डीएनए प्रोफाइलिंग। पहली है पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए आप एसपी हैं, आईपीएस बन गए, आईपीएस में आप एसपी बन गए, राइट। तो एसपी है, मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ, मर्डर क्राइम सीन पे आप पहुंचे, क्राइम सीन पे देखा कि आपने देखा कि कुछ बूंदें पड़ी हुई हैं ब्लड की, तो लेकिन वो सूख चुकी हैं, तो आप किसको बुलाएंगे? आप फॉरेंसिक टीम को बुलाएंगे। वो आएगी, अपना जो सैंपल पड़ा हुआ है वहाँ पे वो लेगी, लेकिन वो सूख चुका होगा, तो उसको ले जाके, बहुत थोड़ी मात्रा में होगा, ठीक है, तो उसको ले जाके उसको इस पॉलीमरेज चेन की सहायता से चेन रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे उसको डबल ट्रिपल अमाउंट ज़्यादा किया जाता है उसका, ठीक है। क्योंकि कैसे मिलेगा ये सब सैंपल, कैसे मिलेगा? तो क्या पता कोई नाखून में सेल फंसी हो, कोई बाल टूटा पड़ा हुआ हो, कोई स्लाइवा है, या फिर कुछ बॉडी फ्लूइड पड़ा है, स्पर्म पड़ा है, तो इन सब चीज़ों से सेल इकट्ठा करके उसका मतलब सूखा मात्रा में जो सूखा है उसको डबल ट्रिपल किया जाता है, जो कम अमाउंट है। जैसे पॉलीमर हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पॉलीमर क्या होता है, पढ़ा था ना डीएनए में। तो पॉलीमर मतलब सेम, जैसे दीवार क्या थी, पॉलीमर, ठीक है। सेम आइटम जब कई बार मिलके बनाता है पॉलीमर, सेम मॉलिक्यूल कि जब रिपीटेड जुड़ता है तो पॉलीमर बनता है, हम लोग पढ़े थे पहले, ठीक है। तो इसमें डबल ट्रिपल या फिर उसका अमाउंट बढ़ाया जाता है। तो इसमें लिखिए इट इज़ यूज टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, द क्वांटिटी ऑफ डीएनए। अगली हेडिंग है SBT, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, SUTHERN, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक। SBT, सदर्न साइंटिस्ट थे ना, सदर्न क्या थे, साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप करी थी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स है ना, VNTR और STR, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, उनको केवल आइडेंटिफाई किया जाता है, VNTR और STR को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो लिखिए दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ VNTR and STR ऑफ DNA सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें लिखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक DNA, RNA, प्रोटीन, organic molecule like DNA, RNA, protein can be arranged on the basis of charged and molecular weight, on the basis of charged मतलब जो चार्ज होता है, चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को क्या किया जाता है, तो इधर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है, उसके बाद सैंपल से उसकी मैचिंग कराई जाती है, राइट। तो ये होता है इसमें। तो इसमें क्या है, और इसमें DNA, RNA और प्रोटीन किसी को भी अरेंज कर सकते हैं, किसके बेस पे, चार्ज के बेस पे और मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, राइट। इसमें DNA, RNA और प्रोटीन किसी को भी अरेंज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में, राइट। अब है हमारा, ये तो हो गया, सम रिलेटेड टेक्नोलॉजी डाल लीजिए नोट करके, सम रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये प्रीलिम्स में आ सकती है, ठीक है, डाल लीजिए सम रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ये है जो हेडिंग थी टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन DNA प्रोफाइलिंग, ये इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए सम रिलेटेड टेक्नोलॉजी नोट में, सम रिलेटेड टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजीज, NBT, NBT, ठीक है। एक है WBT। NBT क्या है? नदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, नदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। टू आइडेंटिफाई, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी क्या थी? टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स ऑफ DNA, मतलब STR या फिर VNTR। ये नदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी क्या होगी? टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स ऑफ RNA, ठीक है। ये WBT क्या हो जाएगी? टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता था ना, हम लोगों ने देखा था। तो DNA को आइडेंटिफाई कौन करेगी? साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। RNA को आइडेंटिफाई करने वाली टेक्नोलॉजी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, और प्रोटीन को WBT, मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हो गया। अगली डाल लीजिए एलिसा। एलिसा, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, लिख लीजिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ASSAY, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इस एलिसा, 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 ठीक है। एलिसा में लिखिए मोस्ट पॉपुलर है इन क्विक टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्विक टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। तो ये जो एलिसा है प्रोटीन के टेस्टिंग में काम आती है, राइट। तो जब HIV हो जाता है, HIV तो HIV की टेस्टिंग कैसे पता चलती है कि इसको HIV है? तो पहले एलिसा के थ्रू ही पता चलती है ना। तो दिस इज आल्सो प्राइमरी टेस्ट फॉर HIV। तो HIV में जब एलिसा पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद आगे का टेस्ट करते हैं, राइट। उसके बाद ही WBT, मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी से कंफर्म होता है कि इसको HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पहला जो HIV टेस्ट करने का जो पहला टेस्ट है वो एलिसा। इसमें पता चलेगा कि इसको एलिसा अगर पॉजिटिव है तो HIV हो सकता है। अब दूसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, प्राइमरी टेस्ट एलिसा और कंफर्मेटरी टेस्ट WBT, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हो गई हमारी सम रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया DNA प्रोफाइलिंग। अब है एप्लीकेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग, हम पढ़ेंगे। अगला हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं? जैसे पैटर्निटी टेस्ट हो जाता है, या फिर टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, ठीक है। और हेल्थ में बहुत सारे यूजेस हैं। तो हम अब लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग। हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग। एप्लीकेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग, ठीक है। अभी थोड़ा क्लास चलेगी, इसमें इंक भी खत्म हो गई। हम क्या करते हैं, इंक डाल ले रहे हैं। ठीक है। तो DNA प्रोफाइलिंग के क्या क्या एप्लीकेशन है? पैटर्निटी टेस्ट, और पहली हेडिंग डाल लीजिए इसमें एप्लीकेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग में पहली हेडिंग जो रहेगी फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, लिख लीजिए। पहला है
फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लिखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंड डेड बॉडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंड डेड बॉडी, फर्स्ट पॉइंट है। अब बड़ी आई लिख लीजिएगा कैप में, आई आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंड डेड बॉडी, ठीक है। तो जब राजीव गांधी का एसासिनेशन हुआ था ना, राजीव गांधी वाज एसासिनेटेड, सुसाइड बॉम्बर, नहीं सॉरी, राजीव गांधी का जब एसासिनेशन हुआ था तो सुसाइड बॉम्बर आया था, अपने साथ उसको भी सुहा कर दिया था, राइट। तो जब बॉडी तहस नहस हो गई उनकी, क्योंकि उसमें और भी अगल बगल के भी कुछ लोग जो खड़े रहते हैं स्टेज पे वो भी मरते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी है जब चेहरे से नहीं पहचान में आती है तो उसका डीएनए टेस्टिंग किया जाता है, राइट। डीएनए टेस्टिंग से पता चलता है। तो राजीव गांधी जो अवशेष रिमेन्स थे वो इसी से पता चले थे, डीएनए टेस्टिंग से। नेक्स्ट है पैटर्निटी टेस्ट, पैटर्निटी टेस्ट, पैटर्निटी टेस्ट या फिर मैटरनिटी टेस्ट, जैसे मैटरनिटी टेस्ट या पैटर्निटी टेस्ट। ये कैसे होता है? हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, कई बार बेबी एक्सचेंज हो जाता है, बेबी एक्सचेंज हो गया तो डॉक्टर को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि छोटे में बेबी की शक्ल नहीं पहचान में आती है ना। तो जब बेबी एक्सचेंज हो जाता है तो डीएनए टेस्टिंग से पता चल जाता है कि ये इसका बच्चा है, मदर का सैंपल लेते हैं और बेबी का सैंपल, ठीक है, पता चल जाता है। ऐसे ही पैटर्निटी टेस्ट में कैसे पता चलता है इसका पिता कौन है, तो ये पता चलेगा पैटर्निटी टेस्ट से, बायोलॉजिकल फादर जो होता है। इसमें एक केस भी हुआ था, जैसे एनडी तिवारी एक प्रोमिनेंट लीडर थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एनडी तिवारी, ठीक है। तो एनडी तिवारी का लड़का एक था रोहित शेखर। तो एनडी तिवारी की एक शादी भी हो चुकी थी, वो अपनी वाइफ के साथ भी रहते थे, लेकिन साथ में उनकी प्रेमिका भी थी, तो वो प्रेमिका के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो उस प्रेमिका से उनको एक लड़का हो गया जिसका नाम था रोहित शेखर, रोहित शेखर। अब एनडी तिवारी अकेले में जाते, रोहित शेखर को गले लगाते, उसके साथ खेलते, टाइम पास करते, लेकिन पब्लिक के सामने उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये मेरा लड़का है, पब्लिक के सामने नॉर्मल हो जाते। तो ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। रोहित शेखर जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, उसने एनडी तिवारी से बोला कि हमें अपने सन का स्टेटस दो, लेकिन वो नहीं माने। तो उसने जाके कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है, कोर्ट में केस कर दिया। अब जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट होती है, तो कोर्ट ने भाई भेजा कि इनका जो है डीएनए टेस्टिंग करवाओ। तो काफ़ी टाइम तक एनडी तिवारी टरकाते रहे, आज नहीं कल, आज मेरी हेल्थ डाउन है, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, आज मुझे किसी और काम के लिए जाना है। ऐसे ही 2-3 साल निकाल दिए। जब भाई एक प्रोमिनेंट लीडर के सामने, बड़ी पर्सनालिटी के सामने केस लड़ना भी बहुत कठिन काम होता है ना, लेकिन जब कोर्ट ने पावर पुलिस भेजी कि भाई नहीं, इनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाओ, काफ़ी आनाकानी कर रहे हैं, तब वो आने के लिए तैयार हुए। तब उनका जब डीएनए टेस्टिंग करवाया गया तब पता चला उनको कि हाँ भाई ये लड़का है इनका। उनको तो पहले से ही पता था, लेकिन पब्लिक के सामने भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मेरा लड़का है। बाद में उनको प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह भी मिले, सब कुछ मिला, जो उनका मतलब सोसाइटी में उनको एक नया पापा भी मिल गया, ठीक है, रोहित शेखर को, और आराम से डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। लेकिन रोहित शेखर के साथ एक कांड और हो गया। वो कांड क्या हुआ कि जब बेचारा, उसकी ज़िंदगी बहुत ही संकट में गुजरी। जब स्टार्टिंग में था तो लड़ते लड़ते उसका मतलब बचपन कैसे भी था, फादर उसके अकेले में उसको फादर मानते थे, पब्लिक के सामने नहीं मानते थे। जब वो बड़ा हुआ तो कोर्ट केस में दौड़ता रहा, लेकिन जब वो कोर्ट केस जीता, उसको सोशल स्टेटस सब कुछ मिल गया, तो उसके 2 साल बाद वो मर गया। और बहुत ही मिस्टीरियस वे में उसका मर्डर हुआ था, क्योंकि सीबीआई ये सारी एजेंसीज बहुत नहीं पता कर पा रही थी कि कैसे मर्डर हुआ, क्योंकि जब मर्डर हुआ था तो वो था और उसकी वाइफ थी, 2 ही लोग
थे वहाँ पे। और जब इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता चल पाया तो उसकी वाइफ, सीबीआई ने बोला, उसकी वाइफ पे ही प्रेशर डाला, तो उसकी वाइफ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मर्डर मैंने किया है, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर किया था, सीबीआई वाले भी नहीं पता लगा पाए। ठीक है, तो ये है नारी शक्ति। मतलब अगर आदमी पावरफुल है तो नारी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, राइट। लेकिन उसको मानना नहीं चाहिए था जान से ना, नारी कितना भी पावरफुल हो उसको जान से नहीं मानना चाहिए। हाँ, मारने के लिए और सारी चीज़ें हैं, चिमटा है, बेलन है, चप्पल है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जान से मारना तो थोड़ा गड़बड़ था, राइट। तो रोहित शेखर का जीवन जो है पूरा संकट में बीता, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ये पैटर्निटी टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग, बैक टू द टॉपिक, ठीक है। टू सेव, नेक्स्ट है टू सॉल्व इलीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, टू सॉल्व इलीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम। तो जैसे इलीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम में ये कैसे सॉल्व होगा डीएनए टेस्टिंग से। तो मान लीजिए मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ, बिलोंग करता हूँ लखनऊ के पास एक गांव से, ठीक है। तो मेरे गांव में मेरे पूर्वज रहते हैं, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। तो अगर मैं बेंगलोर वाले कहें कि तुम कहाँ के हो, तुम बाहरी हो, तो मैं बताऊंगा नहीं मैं बाहरी नहीं हूँ। कर्नाटक वाले बोलें कि तुम तो बाहरी हो, तो मैं बाहरी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया से हूँ और मेरा एक गाँव है, वहाँ पे मेरे परिवार के लोग रहते हैं, तो मेरा डीएनए और उनका डीएनए काफ़ी हद तक मैच करेगा, राइट। तो इसके आधार पर ये प्रूव कर लिया जाता है कि जो इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन है उसको भी इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है, डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू, राइट। नेक्स्ट हेडिंग है हेल्थ सेक्टर में क्या इसका यूज होता है, हेल्थ सेक्टर। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, दूसरा है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर, ठीक है, हेल्थ सेक्टर। इसमें लिखिए टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर पहला। दूसरा पॉइंट लिखिए पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस टू फाइंड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज इन नेक्स्ट जनरेशन, टू फाइंड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज इन नेक्स्ट जनरेशन। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी में सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा है इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये दूसरा था, ये तीसरा है इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कई बार जानवरों को मारकर उनकी तस्करी की जाती है, उनके ऑर्गन यहाँ से वहाँ ले जाए जाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो जो ऑर्गन पकड़ा जाए उसका डीएनए प्रोफाइलिंग कर लेते हैं हम, तो पता चल जाता है ये कहाँ का है, कौन सा जानवर है, किस जानवर का ये डीएनए है, किस जानवर का ये बॉडी पार्ट है, राइट। उससे पता चल जाता है, क्योंकि जो स्मगलिंग होती है वो पूरे जानवर की थोड़े होती है, वो किसी पार्ट की होती है, किसी उसके अंग की होती है, राइट। तो इससे पता चल जाता है कि ये किसका है और कहाँ का है, ये भी पता चल जाता है। क्योंकि जैसे सुंदरवन वाले जो टाइगर हैं उनकी जो जेनेटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करती है वहाँ के टाइगर से पूरा, ठीक है। जो रणथंभौर वाले हैं उनकी अलग मैच करती है, जो अफ्रीकन टाइगर हैं उनकी अलग मैच करती है, ठीक। तो इससे हमें पता चल जाता है ये किसका बॉडी पार्ट है और कहाँ का है, कहाँ का जानवर है, ये भी पता चल जाता है। अब कोई अफ्रीकन टाइगर फ्लाइट में बैठ के आएगा यहाँ सुंदरवन के टाइगर, लेडीज टाइगर से शादी थोड़े करने आएगा, ठीक है, कि जेनेटिक्स चेंज हो जाए, नहीं। तो सबकी जेनेटिक्स लगभग एक ही जैसी होती है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि कहाँ का जानवर है और कौन सा जानवर है। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द एनिमल एंड डिफरेंट स्पेसीज, टू आइडेंटिफाई द एनिमल एंड डिफरेंट स्पेसीज। दूसरा है टू स्टॉप द स्मगलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स, टू स्टॉप द स्मगलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हंटिंग उनका शिकार वगैरह होता है, ठीक है, उसको सबको स्टॉप किया जा सकता है। तो हमने देखा कि डीएनए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए का, ठीक है। इतने सारे फायदे हैं।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी, डीएनए रेगुलेशन बिल इन 2019। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को बिल लाना पड़ गया, डीएनए रेगुलेशन बिल इन पार्लियामेंट इन 2019, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया, उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेसी का कुछ इशू था, राइट, तो उसको हटा दिया गया। तो हमें थोड़ा सा प्रोविजन पढ़ना होगा उसके, ठीक है, उस बिल के थोड़े से, क्योंकि वो हटा दिया गया इसलिए बहुत थोड़ा पढ़ना होगा, लेकिन पता होना चाहिए हमें कि डीएनए रेगुलेशन बिल आया था। तो उसको अभी होता क्या है कि CDFT एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में, CDFT सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, CDFT। कोई भी जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, डीएनए टेस्टिंग होती है, कोई भी डीएनए अगर कहीं भी टेस्ट करना हुआ तो कहाँ जाता है, CDFT जाता है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, CDFT, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, CDFD है ना, CDFD है, सॉरी, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, CDFD है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है, हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद। तो इस पे तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत ज़्यादा बोझ था ना, बेचारे इसमें जो काम कर रहे हैं उनको, उनके ऊपर, और इसके ऊपर कोई भी यहाँ से डीएनए जाता है, मान लीजिए कोई असम का केस हुआ वो भी हैदराबाद जाएगा, कोई लखनऊ का केस हुआ वो भी हैदराबाद जाएगा, कश्मीर का केस हुआ वो भी हैदराबाद जाएगा। तो सरकार ने क्या सोचा कि हर राज्य में एक डीएनए डेटा बैंक बना दें, तो वहाँ से ही पता चल जाएगा, तो इतना नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्राइवेसी लीकेज होने का खतरा था, तो इसलिए इस बिल को नहीं पास किया गया, ये बिल हटा दिया गया। तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, दिस बिल वॉज प्लेस्ड इन 2019, दिस बिल वॉज प्लेस्ड इन 2019, बट ड्यू टू सर्टेन कंट्रोवर्सीज, the bill was removed from parliamentary procedure, the bill was removed from parliamentary procedures, though this bill सॉरी, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लिख दिया ना आपने, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो गया ना। अब अगली हेडिंग डालिए, थ्रू दिस बिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू एस्टेब्लिश डीएनए डेटा बैंक, डीएनए डेटा बैंक in bank and laboratories at national and state level, DNA data bank and laboratories at national and state level to carry out DNA profiling and to storage of DNA data, ठीक है। CDFT पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए CDFT पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए ये किया गया था। To control and regulate all these data banks, DNA Regulation Board has to be established. DNA Regulation Board, ठीक है, DNA Regulation Board has to be established, ठीक है, फुल स्टॉप। According to government, this data bank would have help in legal forensic investigation, and it would have speed up judiciary process, There was some serious issues
देयर वाज सम सीरियस इश्यूज, नेक्स्ट लाइन है, देयर वाज सम सीरियस इश्यूज रिलेटेड टू डीएनए डेटा प्राइवेसी, related to DNA data privacy and privacy rights of citizens and privacy rights of citizens, and that is why this bill was removed from parliamentary procedures. This bill was removed from parliamentary procedures. ठीक है, तो ये बिल वहां से हटा लिया गया था। क्या पता आगे फिर बिल लाया जाए फिर से, क्योंकि डीएनए तो इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा ही, तो बिल फिर से लाया जाएगा आप लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ताकि वो बिल आपको फिर से ना पढ़ना पड़े, राइट, इसी बिल से आपका काम चल जाए। ठीक, तो ये रहा हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग। अब जो फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी होती है, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, अगला हेडिंग है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, उसका ये डीएनए प्रोफाइलिंग उसी का पार्ट है। फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में मेनली क्या क्या होता है, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में पहला तो होता है डीएनए प्रोफाइलिंग, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया ना, पहला है डीएनए प्रोफाइलिंग, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ब्रेन मैपिंग, ठीक, नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इसको बोलते हैं पॉलीग्राफी, पॉलीग्राफी, ठीक, पॉलीग्राफी या लाई डिटेक्टर टेस्ट। नार्को एनालिसिस को क्या बोलते हैं, ट्रुथ सीरम टेस्ट, ट्रुथ सीरम टेस्ट। और ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, रीड्स ब्रेन वेव, ठीक है। तो फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में मेनली ये चार चीज़ें आती हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी, डीएनए प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग, ये चार चीज़ें आती हैं। तो क्या हम ये चारों चीज़ पढ़ेंगे अच्छे से? नहीं, हम बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेंगे इसका, तीनों का, मतलब तीनों के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेंगे, और डीएनए प्रोफाइलिंग हमने अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। तो हम इन तीनों के बेसिक जान लेंगे। लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफी, इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी के पैरामीटर्स चेके जाते हैं। जैसे हम झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो हमारी बॉडी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, आपने झूठ तो बोला ही होगा ना, कभी ना कभी तो सबने झूठ बोला होगा। तो जब झूठ बोलते हैं तो हमारी पलक झपकना, सांस लेना, ब्रीदिंग रेट और बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। हार्ट बीट बढ़ सकती है, घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पैरामीटर्स हमारी बॉडी के चेंज हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना छूटने लगता है, पलक झपकने लगते हैं जब हम लोग झूठ बोलते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं इसका, और लाई डिटेक्टर टेस्ट पता चल जाता है इससे क्या, कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे और आप जो जवाब देंगे उसी टाइम आपके बॉडी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हालांकि 100% ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सही डेटा बता देता है पॉलीग्राफी, राइट। दूसरा है नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में क्या किया जाता है, सोडियम पेंटाथॉल दिया जाता है। क्या, सोडियम पेंटाथॉल या सोडियम एमाइटॉल। नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफी में क्या किया जाता है, सोडियम पेंटाथॉल या फिर सोडियम एमाइटॉल, ये दो केमिकल दिए जाते हैं, ठीक है। जिनके सोडियम पेंटाथॉल क्या करता है, पूरी हमारी बॉडी को हिप्नोटाइज कर देता है, बिल्कुल नशे में कर देता है। मतलब ये बिल्कुल जो हमारा दो तरह के माइंड होते हैं ना, कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड। तो कॉशियस माइंड को ये इनएक्टिव कर देता है, और सब कॉशियस माइंड में जो सच सच भरा रहता है वो उगलाता है, ठीक है। तो इस नशा करा देता है, एक तरह की नशा है, आदमी बिल्कुल नशे में आ जाता है। तो कहते हैं ना, शराब पीने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता। तो जब ज़्यादा एल्कोहल हम लेते हैं तो हमारा जो कॉशियस माइंड है वो
इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो सच भरा है वो सब उगल देगा। तो ये है प्रोसीजर लाई डिटेक्टर, मतलब इसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट में, सॉरी ये पॉलीग्राफी में नहीं था, ये नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात चल रही है ना, ये नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात चल रही है ना, सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम एमाइटॉल। पॉलीग्राफी में क्या था, पॉलीग्राफी में बात कर चुके हैं, उसमें था कि झूठ और सच बोलने के बॉडी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, वो पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, लेकिन इसमें केमिकल दिया जाता है क्या, सोडियम पेंटाथॉल सोडियम एमाइटॉल। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, ब्रेन मैपिंग में होता है रीड्स ब्रेन वेव, जो हमारे दिमाग की वेव है उनको रीड किया जाता है, उनको रीड किया जाता है। तो जब उनको रीड किया जाता है तो पता चल जाता है कि बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। किसके थ्रू, ईईजी के थ्रू। ईसीजी होती है ना, ईसीजी हार्ट के लिए की जाती है, तो ब्रेन के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ईईजी, ईईजी के थ्रू इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है, लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो ये है पूरा, हमने समझ लिया। अब इसका तो यूज जो है फॉरेंसिक, मतलब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे इसका किया जाता है। इसका जो है एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है कोर्ट में, लेकिन इन तीनों को कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, राइट। तो आप लिख लीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा, क्या ही लिखना है इसमें, समझा दिया अच्छे से, और क्या लिखने वाला कुछ ज़्यादा पोर्शन है नहीं। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं, लिखने की कोई जरूरत है नहीं इसमें, अभी फिर से समझा देंगे एक बार। डीएनए प्रोफाइलिंग हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या होता है, पॉलीग्राफी इसको बोलते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी। इसमें जो हमारी बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी के पैरामीटर्स अलग होते हैं, जब हम सच बोलते हैं तो हमारी बॉडी के पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी पसीना आ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, पलक झपकना तेज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है पूरी, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, पॉलीग्राफी। जो एक्सपर्ट होते हैं वो पता कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, एक्सपर्ट आपकी बॉडी पैरामीटर्स को चेक करके बता सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ये 100% सेफ नहीं है, 100% ट्रस्टेड नहीं है, सेफ सॉरी नहीं, 100% ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है। नार्को एनालिसिस में क्या होता है, नार्को एनालिसिस में ये है ट्रूथ सीरम टेस्ट, ट्रूथ सीरम टेस्ट। इसमें क्या है, सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम एमाइटॉल केमिकल दिया जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो एक्टिव माइंड है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इनएक्टिव माइंड मतलब एक्टिव नहीं, कॉशियस और सब कॉशियस होता है। जो कॉशियस माइंड है वो बंद हो जाता है, जो सब कॉशियस माइंड है वो खुलता है। फिर हम नशे में होते हैं, हमें नहीं पता होता है, हमारी मैनिपुलेशन एबिलिटी खत्म हो चुकी होती है, बहुत कम हो चुकी होती है। हम जानबूझ के, मतलब हमें मैनिपुलेशन एबिलिटी खत्म हो, हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। उस टाइम जो हम बोलेंगे वो सच सच बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल है कि शराबी झूठ नहीं बोलता ज़्यादा शराब पीने के बाद, तो उसका जो है सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है, वो जो सच सच भरा रहता है वही उगल देता है, राइट। ज़्यादा अल्कोहल लेने वाला आदमी अल्कोहल पीने के बाद। फिर है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ब्रेन वेव जो होती हैं उनका स्टडी करके जो एक्सपर्ट होते हैं बताते हैं कि बंदा क्राइम सीन से रिलेटेड है या नहीं है, क्राइम से रिलेटेड है या नहीं है, ये सारा है। फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए प्रोफाइलिंग जो है उसको कोर्ट में कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस, ठीक है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इसको एज एन एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो अगली हेडिंग लिख लीजिए, डीएनए प्रोफाइलिंग। नहीं, ये मत लिखो, थोड़ा सा लिख लो इसमें। इन तीनों को यूज नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 23 होता है, आर्टिकल 23 जिसमें कहा गया है कि किसी को अपने अगेंस्ट में गवाही जो होगी वो कोर्ट में मान्य नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को जो उसके अगेंस्ट में गवाही होगी, अपने ही अगेंस्ट में, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल जो नहीं आर्टिकल 23 में है, तो अपने अगेंस्ट में जो गवाही देंगे वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो मान्य नहीं होगी तो ये भी मान्य नहीं होगा कोर्ट में, ये तीनों मान्य नहीं है, ये वाला मान्य है, ठीक। तो ये रहा। उसके बाद एक इस पे वर्डिक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट का, तो लिख लीजिए श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। हाँ, एक और चीज़ छूट गया था,
जो पुलिस या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो जो पुलिस है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो कंपेल नहीं कर सकती हमें इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। केवल कोर्ट जब कहेगा तब ये सारे टेस्ट हो सकते हैं, या फिर जब हमारी इच्छा से ये सारे टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई कंपेल नहीं करेगा। पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई वगैरह है, ये सब कंपेल नहीं कर सकते हमें, केवल कोर्ट जब कहेगा उसके बाद ही, या फिर हम अपनी इच्छा से करवाएं तब, ठीक। श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट। इसमें क्या कहा गया था? अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अंडरगो डीएनए प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफी और नार्को एनालिसिस। ब्रैकेट में ब्रेन मैपिंग में डाल लीजिए, क्योंकि उस टाइम ब्रेन मैपिंग आया नहीं था, अब ब्रेन मैपिंग भी आ चुका है ना। 2010 में ब्रेन मैपिंग नहीं था, ब्रैकेट में ब्रेन मैपिंग में डाल लीजिए। ब्रेन मैपिंग विदाउट कंसेंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो हमने ये अच्छे से डिस्कशन किया आज फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अच्छी लगी होगी आपको क्लास, मज़ा आया होगा, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिला है। और बायोटेक्नोलॉजी धीरे धीरे फिनिश होने की तरफ है। अभी अगला हमारा जो टॉपिक बचा है वो जीन थेरेपी। क्या बचा है? जीन थेरेपी। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे जीन थेरेपी, राइट। बायोटेक्नोलॉजी की 2 क्लास और होंगी, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी के बाद में नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक। तो लेकिन जो कल हमारी क्लास होगी वो जीन थेरेपी, राइट। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।